राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप मैं जो सेमेस्टर की पद्धति अभी आजकल चल रही है, उसमें हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास जो कि बीए के प्रथम सत्र में पहले सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके पिछले सत्र में हमने पाठ्यक्रम के बारे में देखा था। अब जरा देखते हैं, विषय प्रवेश करते हैं, थोड़ा अंदर देखते हैं जाके कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस दिशा में जो ये पहली चीज़ सामने आती है वो है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने हेतु उपयोगी स्रोतों का वर्णन कीजिए। अब इतिहास को समझने के लिए पहले जो उसके स्रोतों को समझने के लिए उसके पहले हमें ये जानना की इच्छा होती है कि भाई ये जो इतिहास है वो इतिहास क्या है, फिर प्राचीन भारतीय इतिहास क्या है और उसके बाद प्राचीन भारतीय इतिहास क्या है। और जब हम उसको ये समझ लेंगे कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये समझना भी आसान होगा कि उस चीज़ को कैसे समझा जाएगा। तो इतिहास को समझना है तो मान लीजिए कि हम किसी का उदाहरण लेते हैं। आज के समय में जैसे कोई नवयुवक या नवयुवती है, 18-20 साल के, 16-18 साल, 20 साल के कोई नवयुवक या नवयुवती हैं, और उनके पास एक ऐसा सेल फोन या स्मार्टफोन है जो कि फ़ोटो ले सकता है। और फ़ोटो भी कैसे ले सकता है कि वो आपकी स्वयं की फ़ोटो ले सकता है। तो हम जानते हैं कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम जिसको आज के समय में सेल्फी के नाम से जानते हैं। तो अब सेल्फी कौन व्यक्ति लेता है? सेल्फी वो व्यक्ति लेता है जिसको आज अगर चित्र लेगा, फोटो लेगा, तो वो आगे किसी समय, या तो वो आगे मतलब आज शाम को हो सकता है, जब तक कि वो फोटो लेने के बाद फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे डालेगा, या फिर वो आज से 10 साल के बाद देख सकता है कि भाई मैं इस मैं इस उम्र में 18-20 साल की उम्र में कैसा दिखता था या कैसी दिखती थी, या क्या कर रहा था, कहाँ गया था, क्या विशेषता थी, तब मेरा जीवन कैसा था और आज मेरा जीवन कैसा है। तो और लेकिन उसी के विपरीत कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके पास सेल फोन हो, स्मार्टफोन हो, लेकिन वो फोटो लेने के इतने उत्सुक नहीं हो। सब लोग होते हैं, सब लोग, आवश्यक नहीं कि हर आदमी फोटो लेने का उत्सुक हो सकता है उनका तो फेसबुक या इंस्टाग्राम का अकाउंट ही ना हो, ये भी हो सकता है। तो और उसी उम्र के लोग होंगे, उनके पास फ़ोन भी होगा, सब कुछ होगा, ऐसा नहीं कि सब ये नहीं है। ये अलग बात है कि हम जानते हैं कि आज के समय में ऐसे लोग कम ही होंगे, पर हो सकते हैं। कम से कम तर्क के रूप में तो ये बात कही जा सकती है। तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर ये है कि एक आदमी को, एक व्यक्ति को अपने इतिहास के बारे में रुचि है। आज कैसा दिखता है वो 10 साल के बाद, आज आज इस समय कैसा दिख रहा है वो आज शाम को देखना चाहता है, या आज रात में देखना चाहता है, या कल देखना चाहता है, अगले हफ्ते देखना चाहता है, अगले महीने देखना चाहता है, 10 साल के बाद देखना चाहता है, और जब वो 60-70 साल का होगा तब देखना चाहता हो, किसी समय भी देखना चाह सकता है। तो क्या क्या होगा? आज जो चित्र आपका दिखता है वो चित्र आज से 60 साल के बाद कैसा दिखेगा? 60 साल के बाद आपको इस बात की उत्सुकता होगी होगी और आप ये चित्र देखने जाएंगे वापस। तो अब ये बात हमने क्यों कही? हमने इसलिए कही, इस बात को हमने इस बारे में इसलिए समझा, इस बात के बारे में हमने इसलिए विचार किया क्योंकि हम ध्यान देना चाह रहे हैं कि इतिहास क्या चीज़ है। इतिहास मतलब मेरे, आपके, या फिर समाज के, देश के, प्रांत के, या विश्व के पहले जो समय जा चुका है, बीत चुका है, उस समय क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये सब जानना होता है। ये सब जानने की जब हमारी इच्छा होती है तब हम इतिहास के बारे में देखते हैं। जैसे कोई उदाहरण ले लें, मान लीजिए कि आप ये जानना चाहें कि भाई आपके पूर्वजों में कौन कौन थे, तो
अगर आज आपके पूर्वज, मान लीजिए लगभग लगभग सभी लोग अपने पिता, अपने पितामह मतलब बाबा या नाना, उनके बारे में जानते हैं। पर क्या आप अपने बाबा के पिताजी या उनके नाना जी या उनके बाबा जी या उनके बाबा के बाबा, यानी कि लगभग 400 साल पुरानी, 300 साल पुरानी बात, कौन था आपके पूर्वजों में, आप जानते हैं? या फिर 2000 साल पहले कौन था आपके पूर्वजों में, ये आप जानते हैं? या फिर 20,000 साल पहले आपका पूर्वज कौन था, ये आप जानते हैं? संभवतः बिरला ही कोई मिलेगा जो ये बता पाएगा कि 20,000 साल पहले उसके पूर्वज कहाँ थे। लेकिन 200, 300, 400 साल तक तो कुछ लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों में क्या बात हुई? दोनों में बात ये हुई कि हम ये जानने की चेष्टा कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई, पहली चीज तो ये किसी के मन में ध्यान आए कि हम कैसे जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, और क्या जानना चाहते हैं, फिर ये जानेंगे कि क्या और क्यों जानना चाहते हैं, फिर ये जानेंगे कैसे जानेंगे। और अगर हम इस बात को जोड़ दें तो हमारा ये यहाँ पर विषय क्या है? इतिहास है, फिर भारत का इतिहास है, भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में भी प्राचीन भारतीय इतिहास की बात हो रही है। तो पहले जरा इन दोनों चीज़ों को समझ लें। भारत के इतिहास में क्या हम केवल भारत के इतिहास की बात करेंगे या कुछ इधर उधर की बात भी करेंगे? तो स्वाभाविक है, हम कभी कभी उस इतिहास को जानने के कारण के लिए दूसरे लोगों के बारे में बात करेंगे, दूसरे देशों के बारे में बात करेंगे। और वो इसलिए करेंगे कि उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई उस बात पे जुड़ते होंगे वो लोग। कोई या तो दूसरे देश का यात्री आया होगा, कुछ हुआ होगा, या वहां से कुछ व्यापार हुआ होगा, या कोई युद्ध हुआ होगा, या कुछ और कोई और घटना हुई हो। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कोई कोई कारण होना चाहिए जब आप दूसरे देशों के बारे में बात करेंगे। जब प्राचीन भारतीय इतिहास को सब बात करते समय अगर आप दूसरे देशों के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई कारण होना चाहिए, कोई संबंध होना चाहिए। और इसी प्रकार अब प्राचीन शब्द को जरा थोड़ा देखिए हम। प्राचीन शब्द में क्या है? देखिए, प्राचीन शब्द जो है, जो अमेरिका के लिए प्राचीन शब्द है उसका अर्थ अलग है, और यूरोप के लिए जो प्राचीन शब्द है उसका अर्थ अलग है, और भारत के लिए जो प्राचीन शब्द है उसका अर्थ अलग है। आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि भाई, प्राचीन तो प्राचीन है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, अंतर क्या है, क्यों अलग अलग है? तो ऐसा इसलिए अलग होता है क्योंकि हमारे जो जो आ, हम एक सीमा तक लोगों के बारे में जानते हैं या उनके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। जैसे अगर हम यूरोप के बारे में बात करें तो लगभग 1500 साल के पहले का यूरोप का इतिहास कुछ ढूंढने से नहीं मिलता, या जो मिलता भी है वो बड़ा विचित्र सा होता है। और अगर जैसे रोमन साम्राज्य या बाइजेंटाइन साम्राज्य या कोई और ग्रीक साम्राज्य जो भी रहेंगे, उनको भी जोड़ लें अगर हम, तो 2,500 वर्ष से पीछे जाना संभव नहीं है। उसके बारे में पता नहीं किसी को कुछ भी। उसके बाद सब कुछ एकदम छिन्न भिन्न हो जाता है। और जिसे हम सामान्यतः यूरोप के नाम पे आज के समय में जानते हैं, वो अधिकांश पिछले 1000 सालों में है, मोटे मोटे तौर पे। ऐसा नहीं है कि धरती नहीं थी या लोग नहीं थे, सब कुछ थे, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती। तो हमने देखा कि अमेरिका के लिए 500 साल, 400, 300 साल, यूरोप के लिए 1000, 1500 साल, भारत के लिए वो बात 2,500 साल। तो हमारे पास सब कुछ, बहुत कुछ मिलता है, पर 2,500 से अगर पीछे चले जाएं, जिसे हम वैदिक काल कहते हैं, तो 2,500 के लगभग 3,000 साल के पहले का समय चले जाए, जिसे हम वैदिक काल कहते हैं, तो उसका भी बहुत पुराना इतिहास है। अब तो ये तो एक बात समझ में आई कि अलग अलग जगह के लोगों के लिए इतिहास के प्रकार का, इतिहास की सीमाओं का, कि किसको हम आधुनिक कहेंगे, किसको मध्य युग कहेंगे, किसी को प्राचीन युग कहेंगे, उसका भी अर्थ अलग अलग है।
तो इन कारणों से ये तीनों बातें समझने के बाद हमें ये समझ में आता है कि भाई अलग अलग स्थितियों में अलग अलग चीजें, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। ये बात कि अलग अलग स्थितियों में अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं, उन परिस्थितियों के कारण बातें अलग अलग हो सकती हैं, ये बात हमें समझनी चाहिए, क्योंकि ये बात हमारे बड़े काम आने वाली है आगे चल के इतिहास को आगे समझने के लिए। तो ये तो हुई बात इतिहास के कारण की या जानने की। अब हम सोचते हैं कि इतिहास को जानने के स्रोत क्या होंगे। तो फिर हम अपने उदाहरण पर जाते हैं कि कोई व्यक्ति आज के समय में है, उसका इतिहास अगर आज से 1000 साल के बाद या 100 साल के बाद या 50 साल के बाद कोई जानना चाहे, तो उसके उसके क्या तरीके होंगे, क्या विधियां होंगी, कैसे पता लगेगा। तो हमने बात की थी सेल्फी से। इसका मतलब अगर सेल्फी आज से 90 साल के बाद कोई चित्र देखेगा तो समझ जाएगा कि भाई ये कोई सेल्फी जैसी, सेल्फी से ये सेल्फी है। और सेल्फी जो है लगभग 2015 के आसपास या 12-13 के आसपास या 2010 के आसपास, लगभग 2008 या 10 के आसपास से सेल्फी का कार्यक्रम आरंभ होता है। उसके पहले सेल्फी का कार्यक्रम था ही नहीं। आप सोचेंगे ऐसा क्यों भाई, सेल्फी का, उसके पहले सेल्फी को क्या हो गया था। तो समस्या क्या थी कि ये समय है जब दुनिया में स्मार्टफोन आए हैं। और विशेषकर ये भी विशेषता बात है कि फ़ोन तो जो सबसे पहले स्मार्टफोन जो बहुत बहुत प्रसिद्ध हुआ था, बहुत सब लोगों के, मैंने उसका बहुत समय तक प्रयोग किया है और बहुत सारे लोगों ने किया होगा, वो था लगभग 2003-4 के दशक, 2002 या 3 के दशक के समझिए। तो तब से लेकर 2008 या 9 तक उसको कहते थे ब्लैकबेरी फ़ोन। ये ऑफिस में काम करने वाले लोग बहुत लोग प्रयोग करते थे, जो लोग ऑफिस का काम करते थे, जिनको आपस में ईमेल भेजनी देखनी होती थी। तो ब्लैकबेरी वेब के लिए नहीं जाना जाता था। लेकिन जो सेल्फी की बात दुनिया है वो आरंभ होती है एप्पल फ़ोन से, एप्पल या एंड्रॉयड फ़ोन से। ये दोनों अलग अलग आने शुरू हुए और दोनों ने अपनी अपनी मार्केट बनाई। तो कारण अब यहाँ इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं, इसकी बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति आज से 1000 साल के बाद देख रहा है, तो उसको कैसे पता लगेगा कि ये व्यक्ति, आप 2024 में सेल्फी ले रहे हैं, आप 2004 में नहीं ले रहे हैं। तो अगर वो देखेगा, इतिहास का क्रम देखेगा, समझेगा कि भाई 2004 में तो ऐसा फ़ोन ही नहीं आता था, या ऐसा कैमरा, जो उस समय अगर 2004 में आपको सेल्फी लेनी थी, उसका एक ही तरीका होता था। आप एक कैमरा लोगे, उस कैमरे में टाइमर लगाओगे, कैमरे को ट्राइपॉड पे लगाओगे, उसको 10 सेकंड 15 सेकंड जितना भी कैमरे का टाइमर है वो लगा के ऑन कर दोगे, उसके सामने आके खड़े हो जाओगे, तो आपकी सेल्फी हो गई। तो और लेकिन अब हम तुरंत समझ सकते हैं कि भाई सेल्फी थोड़ी अलग दिखती है और कैमरे से खींची गई फोटो अलग दिखती है। तो अब इसकी बात हमने केवल इसलिए की क्योंकि हमें ये समझ में आना चाहिए कि आज से 1000 साल के बाद कोई व्यक्ति अगर ये समझने की चेष्टा कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये जो फोटो लिया गया है ये 2024 का है कि 2004 का, तो उसको तरीका अंतर कहाँ समझ में आएगा, अंतर समझ में आएगा उसे टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस जो है, कैसे तकनीक कैसे बढ़ी, विज्ञान ने कैसे प्रगति की, विज्ञान के जो उपकरण हैं उन्होंने कैसे प्रगति की, उनको समझना पड़ेगा। तब वो समझ पाएगा कि ये कौन सी फोटो कहाँ से आई थी। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि सेल फोन या फोटो या विज्ञान आपका एक साधन बन गया, क्या, या स्रोत बन गया इतिहास को जानने का। ठीक है। ये बात अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आती है तो अब हम जरा जाते हैं थोड़ा पुराने समय में। आज से अगर आपको 200 साल पुराना इतिहास चाहिए तो कैसे मिलेगा? हाँ, तो ये 200 साल क्यों, 50 साल पहले भी और 200 साल पहले भी अधिकांश चीजें आपको लिखी और कागज पर छपी हुई मिलेंगी। लेकिन अगर आप 1000 साल पहले चले जाएं तो मामला बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि तब तक वो प्रिंटिंग प्रेस जैसी चीज बनी ही नहीं है, और जिसने भी जो कुछ भी लिखा
वो किसी प्रकार के पत्ते पर होना चाहिए। वो या तो पत्ते पर होना चाहिए, या पत्थर पर होना चाहिए, या धातु पर होना चाहिए। धातु तांबा भी हो सकती है, लोहा भी हो सकता है, और कोई और मिश्र धातु भी हो सकती है। तो अब क्या हुआ, अगर 1000 साल पुराना इतिहास जानना है आपको, तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये चीज अगर किसी पत्थर पे लिखी हुई है तो समझ में आएगी, या किसी, जैसे होता है ना कुछ विशेष पत्ते होते हैं, जैसे या पेड़ों की छाल होती है उस पे लिखा हुआ होगा, तब समझ में आएगा आपको। तो तब कागज नहीं मिलेगा आपको, कागज नहीं मिलेगा, कागज की छपाई नहीं मिलेगी। तो अब इससे दो बातें साबित हो गई कि अगर कोई चीज कागज पे छपी हुई है तो वो लगभग 1400 शताब्दी के बाद का होना चाहिए, उसके पहले का नहीं हो सकता किसी भी चीज को। तो हम यहाँ क्या समझ रहे हैं, हम अलग अलग, अब स्रोत क्या है, कागज का पे लिखी हुई कोई चीज। दो 14वीं शताब्दी के 1450-60 के आसपास शायद बना था, 15वीं शताब्दी के आसपास, या 1360 के आसपास जब भी बना था वो प्रिंटिंग प्रेस। तो उसके पहले की जो सामग्री है, हमने क्या किया, हमने समझा, हमने स्रोत देखा कागज, अच्छा कागज है तो इसका मतलब हमने समय निर्धारित किया कि भाई ये समय की चीज है, ठीक है। ये यहाँ सीमा हमने पीछे की बांधी, आगे की नहीं बांध सकते। वो 14वीं शताब्दी हो सकती है, 17वीं शताब्दी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है, कोई भी शताब्दी हो सकती है। लेकिन अब उसमें भी हम आगे बात करेंगे कि अगर 14वीं शताब्दी में कोई चीज कागज पे लिखी गई है तो वो अब तक किस दशा में होगी या हो सकती है, कैसे पता लगेगा ये 14वीं शताब्दी का कागज है, और अगर है तो ये जो चीजें हैं, अब अगर हमने 14वीं शताब्दी की बात की, अगर उससे पीछे जाना है तो फिर कुछ और तरीके चाहिए। तो आज के समय में यहाँ बात समझने की केवल ये है, सावधानी से समझने की ये है कि इतिहास को किस प्रकार के स्रोतों से जाना जाएगा। तो हमको जानने के, देखिए अब हम इसमें जैसे यहाँ पर जो लिखा है प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के साधन, तो हम इसको उल्टा देखेंगे। जो इन्होंने ऊपर से नीचे लिखा है, हम इसको सबसे नीचे से ऊपर देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्योंकि हमें नीचे वाली चीज सब पहले समझ में आएगी, जिसके समझ में आने की संभावना अधिक अच्छी है। क्यों, हम उससे जल्दी आसानी से, भाई जितना, जैसे आज आप जिस भी आयु के हैं, आपको 10-15 साल पुरानी पिक्चर की कहानी समझ में आएगी। लेकिन अगर आपको 60 साल पुरानी हिंदी पिक्चर दिखाई जाए, चाहे उसमें के.एल. सहगल हो या कोई और हो, वो राज कपूर हो या दिलीप कुमार हो, तो उनकी पिक्चर आपको उतनी, उसमें वो आनंद नहीं आएगा। लेकिन अगर वो पिछली, वो 2004 में कोई पिक्चर फिल्म आई होगी, तो वो आपको जल्दी समझ में आएगी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप उस दोनों से, उसमें जो कुछ भी नई पिक्चर, अपेक्षाकृत जो ज़्यादा पुरानी पिक्चर नहीं है, नई पिक्चर है, उसकी कहानी से, उसके वातावरण से, उसके जो विषय वस्तु से आप एक दूसरे को अपना संबंध बना पाते हैं, समझ पाते हैं कि क्या हो रहा है। अगर आप के.एल. सहगल की पिक्चर देखेंगे जिसमें के.एल. सहगल कोई गाना गा रहे होंगे, तो आपको लगेगा ठीक है, अच्छा है, आदमी ऐसे देख रहे हैं, लेकिन आपको कुछ खास आनंद नहीं आएगा। तो हम इसी कारण से हम उन तरीकों पे जाते हैं जो कि हमें आज के समय में जल्दी समझ में आएंगे। अब उसका कारण समझिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए, जो ये इतिहास को ढूंढने का कार्यक्रम है या समझने का कार्यक्रम है, ये सारा कार्यक्रम अधिकांश भारत के बाहर के लोगों ने किया है। भारतीय लोगों ने जो इतिहास का कार्यक्रम किया या इतिहास का संरक्षण का काम किया, जो किया, उनका जो विधि तरीका था वो थोड़ा अलग प्रकार का था, कुछ थोड़ा बहुत। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि हमारे देश में, जैसे आज हमारे देश में विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या है, ये बात आज ही लागू नहीं होती। ये आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले या 10,000 साल पहले भी वैसी लगती है। तो आप यहाँ पर फिर से प्रश्न कर सकते हैं, भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि हमारे देश में हमेशा से जनसंख्या याद रही है। उसका एक कारण है, उसका कारण ये है
कि हमारे देश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर खाने पीने के लिए खूब साधन है। फल और सब्जी और विभिन्न प्रकार के वृक्ष और विभिन्न प्रकार की खेती बड़े आराम से हमारे देश में हो सकती है, जो कि बाकी देशों में नहीं हो सकती, हर जगह नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हम धरती पर एक ऐसी स्थिति में हैं जो कि पूरे साल भर ठीक ऐसी स्थिति में है जिसमें आप रह सकते हो। बहुत ठंडा नहीं, बहुत ज्यादा गर्म नहीं। अगर गर्म है तो उन दिनों के लिए आप पेड़ों के नीचे छाया में या कहीं घर बना के या कोई गुफा में जाके रह सकते हो। लेकिन अगर सर्दी बहुत ज़्यादा है तो सर्दी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती, कम लगभग पूरे देश में नहीं पड़ती। हिमालय पर या हिमालय की ऊंचाइयों पर या कुछ जगह पर पड़ती है, लेकिन अधिकांश नहीं पड़ती। तो जैसा जैसा वातावरण, जैसा जैसा तापमान हमारे देश का है और हमारे लगभग पूरे देश का है, वैसा तापमान धरती में जहां कहीं भी होगा वहां पर वो उसी प्रकार के पेड़ पौधे होंगे, और उसी प्रकार के पेड़ पौधे होंगे तो और प्रकृति होगी। मतलब ये मत सोचिए आप कि केवल यहाँ मनुष्य ज्यादा है, यहाँ पर जानवर भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि प्रकृति को फलने फूलने का सबसे अच्छे साधन उपलब्ध है। अब यही स्थिति दक्षिण अमेरिका में है, यही स्थिति अफ्रीका के बहुत सारे भागों में है। तो भौगोलिक स्थिति के हिसाब से देखें तो भारत, दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका लगभग मिलते हैं एक दूसरे से, लेकिन कुछ अंतर और भी है। चाहे दक्षिण अफ्रीका हो और चाहे अफ्रीका हो और चाहे दक्षिण अमेरिका हो, इन दोनों के पास एक समस्या है, उनके पास हिमालय नहीं है। मतलब क्या हुआ? हिमालय एक इतना अधिक ऊंचा पर्वत है कि जो ऊपर से और उत्तर से जो ठंडी आने वाली हवाएं हैं वो रुक जाती हैं। अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका से जो ठंडी आती है उसको रोकने के लिए कोई पर्वत नहीं है। इसी प्रकार जो दक्षिणी अमेरिका है वहां पर भी कोई ऐसी बड़ी पर्वत श्रृंखला नहीं है कि जो हवाएं रोक दे। तो हमारे पास ये बात आपने कई बार और भी सुनी होगी, मैं लगभग निश्चित हूं ये आप पहली बार नहीं सुन रहे होंगे। क्या हमारे देश की भौगोलिक स्थिति इतनी मजेदार है? क्या यहाँ पर एक तरफ हिमालय है जो ठंडी हवाओं को रोकता है, दूसरी तरफ रेगिस्तान है जो कि बाहर से आने वाले दूर दूर तक रेगिस्तान है जो कि रोकता है, और नीचे की तरफ समुद्र है जिससे कि आप आसानी से नहीं आ सकते। तो आज के समय में सब कुछ हो जाता है, कोई भी उड़ के प्लेन से, हवाई जहाज से या समुद्री जहाज से पहुंच जाता है। लेकिन अगर आप 2500 साल पहले पहुंच जाएं, 5000 साल पहले पहुंच जाएं तो कुछ नहीं होता। तो एक बहुत लंबे समय तक हम लोग जैसे वहां पर भारत में पैदा हुए, बड़े विकास के क्रम में, कौन सा विकास का क्रम? पहले वायु, फिर जल, और जल से वनस्पति, वनस्पति से और कीड़े मकोड़े या समुद्री जीव, और समुद्री जीवों से थल के जीव, और थल के जीव से विभिन्न प्रकार के वानरों से होते हुए मनुष्य तक जब जो पहुंचे हैं हम, उसके लिए सारी सुविधा उपलब्ध है। और ऐसी सुविधा उपलब्ध है कि आराम से हमारे देश में हमारा काम चल रहा है, हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। देखिए ये सुविधा दक्षिण अफ्रीका में भी है, दक्षिण अमेरिका में भी है, और जगह नहीं है। ठंडे जगहों पर मनुष्य जो है मनुष्य के रूप में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखिए वानर जो है उसको, ठीक है, उसके हमारे मनुष्य से पहले क्या है? वन मानुष है, और वन मानुष से पहले क्या है? वानर है, और वानर से पहले क्या है? और छोटे जीव हैं। तो वानर, वन मानुष इत्यादि तक सबके शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं, तो वो गर्मी सर्दी सह सकते हैं, लेकिन भोजन नहीं मिलेगा उनको। इसलिए अगर आप कोई कहे कि मनुष्य बड़े आसानी से ठंडी जगह पे जहाँ 0 डिग्री का तापमान होता है वहां रह सकता है, तो मैं नहीं मान सकता। आज के समय में रह सकता है, हमने सुविधाओं की बहुत सारी व्यवस्था कर ली है, लेकिन आज से 5000 साल पहले उसके लिए बड़ा कठिन है ये काम करना। और जितना समय पीछे जाते जाएंगे उतना ही कठिन और होता जाता है। तो इस बात का इससे क्या ताल्लुक, इन सब चीजों से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक ये है
कि हम लोग जो विदेशी लोग हैं, जो भारत के बाहर के लोग हैं, उन्होंने इतिहास को ढूंढना शुरू किया, जानना शुरू किया कि कैसे क्या होता है। तो उन्होंने सबसे अधिक जो है पुरातात्विक, जो पुरातत्व कहते हैं वो स्रोत, देखिए पुरातात्विक स्रोत, वो स्रोत जो किसी न किसी रूप में भौतिक होते हैं। जैसे भौतिक मतलब अभिलेख, किसी पत्थर पे, दीवारों पे, शिलाओं पे, स्तंभों पे, ताम्रपत्रों में, ये सब भौतिक है। देखिए ना, भौतिक मतलब दिखते हैं, फिजिकल हैं, जिसको हाथ से छू सकते हैं। या मुद्राओं अथवा सिक्के, मुद्राएं हुई या सिक्के हुए, या फिर आप स्मारक, स्मारक में मंदिर, मूर्तियां, प्राचीन इमारतें, मंदिर, विहार, स्तूपों के, ये सब चीजें होती हैं। या अजंता की गुफाओं के चित्र, नालंदा की बुद्ध की ताम्र, तो ये सारी चीजें क्या है, ये दिखने वाली चीजें। ये आपको पत्थर पे लिखा हुआ दिख जाएगा, आपको मुद्राएं दिख जाएंगी, सिक्के दिख जाएंगे। तो ये जो कुछ भी दिखता है ये कहलाता है, जो जिन स्रोतों को आप देख करके अंदाजा लगा सको कि भाई जीवन कैसा था, तो उस समय के लोगों का इतिहास जान सको आप, वो कहलाते हैं पुरातात्विक स्रोत। ये सबसे पहले समझ में आता है हमको। क्यों समझ में आता है? क्योंकि विदेशियों ने, जो उन्होंने, यूरोप के लोगों ने, अधिकांश जो उन्होंने पुरातत्व पे जो खोज करनी शुरू की वो विदेशी थे। हमारे देश में कुछ राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थी कि ज़्यादा लोगों के पास समय नहीं था इन चीज़ों को करने का, तो विदेशियों ने किया। तो उनके उनके समाज में क्या होता है, और ये विदेशी मतलब भारत में भी होता है, ऐसा नहीं कि भारत में नहीं होता, लेकिन हमारे देश में इसका अधिकांश जो कारण है, पूरे देश में, हमारा देश एक तो बहुत इतना बड़ा है और इतना विविध प्रकार का कि यहाँ सब कुछ होता है। जो कुछ दुनिया में होता है वो सब यहाँ पर होता है, लेकिन जो कुछ हमारे यहाँ था वो सारी दुनिया में नहीं होता, ये उल्टा नहीं होता। तो क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब है कि जो लोगों की, हमारे देश में क्या होता है, अधिकांश या तो जलाए जाने की, शरीर जब व्यक्ति मृत हो जाए तो उसे जला दिया जाता था या पानी में बहा दिया जाता था। दोनों स्थितियों में उसके कोई अवशेष नहीं मिलते थे। जबकि रेगिस्तानी एरिया में, चाहे वो जितने भी रेगिस्तान वाली जगह हैं या ठंडी जगह पे, जो भारत के बाहर की सभ्यताएं हैं वो सब, और कारण कि उनके अलग कुछ कुछ रहे होंगे, वो सब के सब जीवन को, शरीर को मृत्यु होने के बाद भी संभालने की कोशिश करते रहे। मर गया आदमी, जीवित नहीं है, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं उसको कुछ बचा के रखें। उनको लगता है कि ये, उससे उनको कुछ ऐसा भाव आता है कि भाई ये हमारे उससे कुछ कोई संपर्क बना हुआ है या है। जैसे होता है ना, जैसे छोटा बच्चा नहीं होता है, या आपने देखा होगा कि जैसे वो गाय या भैंस होती है तो उसका बच्चा मर जाता है, गाय गाय के साथ तो नहीं कर पाते, लेकिन भैंस के साथ किया जाता है। क्या किया जाता है कि वो उसके बच्चे के उसमें भूसा भर देते हैं, उसको भैंस के सामने रख देते हैं। तो क्या होता है, भैंस समझती है बच्चा है और वो अपना दूध दे देती है। तो ये कुछ एक सोच का तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि मृत्यु होने के बाद भी शरीर का कुछ कोई अगर अवशेष या कुछ दिखता रहेगा तो हमें अच्छा लगता है, मनुष्यों को अच्छा लगता है। ये एक उनकी सोच है, और उस सोच के पीछे वो, उसके कारणों से हमें कुछ कोई अर्थ नहीं है। हम केवल उस बात को इसलिए समझ रहे हैं कि उसका उसका रोल क्या है, क्यों उस ऐसा होने से क्या फर्क पड़ा है, क्या बात हो गई कि हम उसकी बात यहाँ कर रहे हैं। तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिन सभ्यताओं में शरीर या आसपास की चीज़ें संभाल के रखी जाती हैं, उनमें पुरातात्विक स्रोत मिल सकते हैं। हमारे देश में पुरातात्विक स्रोत थोड़ा सा कठिनाई की स्थिति पैदा करते हैं। क्यों? देखिए, ये अलग बात है कि हमें अशोक के बाद और अभिलेख मिले, मुद्राएं और सिक्के भी मिले, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमको मिली, और हमारे स्मारक भी मिले हमको। लेकिन ये स्मारक कब तक जाते हैं? अधिकांश 2-2.5 हजार साल तक, उसके पहले का इतिहास नहीं बताते ये। तो ये, हाँ, पत्थरों पे कुछ और मिल सकता है। देखिए, ये मुद्राएं जो हैं 2000 ईसा पूर्व से 3300 ईस्वी तक, और इसी प्रकार। तो ये जो चीज़ें मिलती हैं हमारे देश में, अच्छा, हमने जो बात की थी वो ये बात थी कि हमारे यहाँ की जलवायु गर्म है और नम है, तो ये दोनों चीज़ें मिला के चीज़ें खराब बहुत जल्दी करती हैं। जैसे हमारे देश में आप टमाटर का जो की सब्जी होती है, टमाटर जो
बनाया हुआ नहीं है, खाया नहीं है, कच्चा टमाटर जो है उसको अगर घर के बाहर मतलब फ्रिज के बाहर छोड़ दो तो वो अगले दिन तक कम जो वैसा हो जाता है, पक जाता है और 2-3 दिन के बाद तो खराब हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, फ्रिज में रखना पड़ता है। फ्रिज में रखने का क्या अर्थ हुआ, ओ फ्रिज में रखने का अर्थ ये हुआ कि हम बाहर जैसी स्थिति बना रहे हैं। क्या, या तो रेगिस्तान में जैसे शुष्क हवा रहती है और अमेरिका या रसिया की जैसे जहाँ ठंड रहती है, वो स्थिति बनाने की कोशिश करते हैं अपने घर में या अपने देश में, तब हम चीज़ों को सुरक्षित रख पाते हैं। तो भाई रेफ्रिजरेटर या फ्रिज जैसी चीज़ें तो पिछले 150 सालों में, उसके पहले तो होती नहीं थी। इसका मतलब उसके पहले हमारे पास ज़्यादा स्थितियाँ नहीं थी जिसमें हम सामान चीज़ों को संभाल कर रख सकें। कुछ एक चीज़ें हमने संभाली, लेकिन वो चीज़ें ऐसी जिनमें जिनमें क्षरण होने की या सड़ने की या गलने की स्थिति थी, ऐसी कोई चीज़ अब संभालना हमारे यहाँ हमारे देश में संभव नहीं था। मिस्र में संभव है। क्यों? मिस्र में गर्मी होते हुए भी वहाँ पर रेत है, रेत में बहुत शुष्क होता है। शुष्क वातावरण में मैंने कहा था ना, देखिए नमी और गर्मी दोनों चीज़ें चाहिए। हमारे देश में दोनों चीज़ें, और जहाँ जहाँ पर पूरी धरती पर आप देखेंगे जब नमी और गर्मी है वहाँ पर ये समस्या हर जगह पे लगती है। आपको आसानी से कुछ मिलेगा नहीं जो कि पुरातात्विक स्रोत हो। मिलेंगे लेकिन बाद के मिलेंगे, पहले के नहीं मिलेंगे, या बहुत सारे नहीं मिलेंगे, बहुत थोड़े मिलेंगे। जो चीज़ें ऐसी बन गई रह गई वही दिखेंगी, बाकी नहीं दिखेंगी। तो ये पहला स्रोत हुआ। अब मैं पहले आपको बताता हूँ कि दूसरे स्रोत हैं क्या। दूसरा स्रोत है विदेशी यात्रियों के विवरण, बाहर से जो लोग आए उन्होंने बताया। और तीसरा स्रोत है, देखिए ये है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का क्या अर्थ है? देखिए साहित्यिक स्रोत का मतलब लिखा हुआ स्रोत, साहित्य में बनाया हुआ स्रोत। तो हमने, अब देखिए आज के समय में प्राचीन इतिहास को जानने का जो सबसे बड़ा तरीका है, जिसे लोग प्रामाणिक तरीका मानते हैं, वो है पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत के मामले में हमारे देश में क्या समस्या है, मैंने उसके बारे में बात की। अब हम दूसरे के बारे में बात करते हैं, और इन दोनों के बारे में विवरण में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले इनके कारण के बारे में बात करते हैं। देखिए विदेशी यात्रियों के विवरण में हमारे पास यूनानी लोग यात्री आए, चीनी यात्री आए, या अरबी यात्री आए। वहाँ के लोग आए और उन्होंने जो हमारे देश के बारे लोगों के बारे में समझा, उसके बारे में जो उन्होंने विवरण अपने लिए लिखा, उन्होंने हमारे लिए नहीं लिखा। समझिए इस बात को बहुत ध्यान से। उन्होंने जो विवरण लिखा वो अपनी बुद्धि से और अपने लिए लिखा है, हमारे लिए नहीं लिखा उन्होंने। जैसे अब कोई आपसे, आपके बाहर का आदमी आए और आपसे बात करे, तो वो आपकी भाषा को, आपकी संस्कृति को, आप एक बहुत ही साधारण सी बात कहता हूं मैं कि आप क्या बोलते हैं, एक ये होता है जो करवा चौथ का व्रत जैसे होता है। तो करवा चौथ का व्रत आप अगर किसी विदेशी यात्री को समझाना चाहो, चीन का हो या अरब देश का हो या अमेरिका का हो, तो आप उसको कैसे समझाओगे? समझा सकते हो आप? आपको मुश्किल पड़ेगी। क्यों? उनकी सभ्यताओं में वो सब चीजें होती नहीं। लेकिन आप जब कहोगे तो लिख लेगा, नाप लेगा। या हो सकता है कि जितने समय वो यात्री रहे तब करवा चौथ का समय ही नहीं आए, तो ना वो बताए, ना आप बताओगे, ना उसको पता लगेगा। अब मैं इस बात को क्या कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि विदेशी यात्रियों के विवरण पे से हमें पता लगता है, लेकिन टुकड़ों में बात पता चलती है, पूरी बात नहीं पता चलती। तो अरबी, चीनी या यूनानी, ये जो लोग आए, उन सब लोगों ने भारत के बारे में उनको उत्सुकता थी, इसलिए उन्होंने, देखिए चीन के लोग आए सीखने के लिए। क्या सीखने के लिए? क्योंकि बौद्ध धर्म की से बहुत प्रभावित है, तो बौद्ध धर्म की जो विशेषताएं थी, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग वहां जाके उनको चीनी भाषा में पढ़ के बौद्ध धर्म समझाए, उन्होंने समझाया, तो उनको किसी किसी को उत्सुकता हुई, अरे ये जो लोग इतना बता के गए हमको, ये खुद कैसे रहते हैं, तो वो हमें देखने के लिए आए। फिर जब उन्होंने जो कुछ लिखा, जो कि वेनसांग या फाइयान वगैरह के लोगों के नाम के बारे में आता है, तो उस विवरण को लेके हम कहते हैं कि वो कैसे, उसको हम इतिहास मानते हैं। अब हम और आगे जाते हैं।
हमारा जो प्राचीन इतिहास है वो वास्तविक रूप से, देखिए, विदेशी यात्रियों के विवरण में हमारा प्राचीन इतिहास कौन सा आता है? हजार ईसा ईसा पूर्व 1000 या उसके पहले, या ये समझिए जैसे यूनानी जो ये यूनानी लेखक हैं ये लोग 2500 साल पहले, चीनी जो है वो 2000 से 1000 के बीच में, और अरबी जो है वो करीब करीब 1000 से पिछले 2000 के बीच में, 1000 से सन 1000 से सन 2000 के बीच में। तो ये अलग अलग सहस्त्राब्दियों में, शताब्दियों में नहीं, सहस्त्राब्दियों में, मतलब हजार हजार सालों के अंतर में आए हैं अलग अलग प्रकार से। तो ये बताते हैं, लेकिन आप सोच के देखिए, मेगास्थनीज, जैसे मेगास्थनीज जो आए थे, ये इनका हम आगे चल के देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ गए, तो ये किस बारे में क्या बताएंगे, और इनका ज्ञान जो है उसकी क्या सीमाएं हैं। इसी प्रकार चीनी लेखक की क्या सीमाएं हैं, या जो अरबी लेखक है उसके ज्ञान की क्या सीमाएं हैं। अब हम जाते हैं अपने उस स्तर पे जो हमारे यहाँ का भारत का जो वास्तविक प्राचीन हिस्सा है, जिसको कि हम 2500 या उससे पहले का मानते हैं, या 2500 तक के बीच का भी मान लें, तो भी अगर हमें मानना है उसको, तो उसकी स्थिति कहाँ, वो उसकी जानकारी कैसे मिलेगी। अब मैंने पहले ही आपको बताया, उस समय के स्तूप, या कुछ समय के, देखिए जैसे कुछ, अब इनको इन्होंने अलग अलग तरीके से बांटा है। ऐतिहासिक जीवनी, देखिए चलिए ऊपर से देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसमें इन्होंने ब्राह्मणेतर साहित्य को देखते हैं, हम समय में उल्टे जा रहे हैं ना, तो पहले ब्राह्मणेतर साहित्य देखते हैं। ब्राह्मणेतर साहित्य में क्या है? बौद्ध, जैन ग्रंथ, लौकिक साहित्य, ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ। जैसे इनमें अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों में भी क्या है? पाणिनि का अष्टाध्यायी जो संस्कृत सिखाने की है, कात्यायन का वार्तिक, या पतंजलि का महाभाष्य, या वैशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, या कालिदास का मालविका का अग्निमित्री। ये सब चीजें हैं, ये अर्ध ऐतिहासिक है। अर्ध ऐतिहासिक क्यों है? इनमें कल्पना भी है और कुछ इतिहास भी है। ऐतिहासिक जीवनी में ये जो है, ये कुछ लोगों ने किसी किसी की जीवनियां लिखी उस समय। हर्षचरित से सम्राट हर्षवर्धन, ये लगभग ये हजार ईसा के बाद के, हजार ईस्वी के आसपास के हैं। इसी प्रकार बुद्ध चरित में गौतम के बुद्ध के बारे में बात हुई है। पृथ्वीराज विजय में चाहमान वंश के राजवंश के इतिहास का प्राप्त होता। तो अलग अलग चीजें ऐतिहासिक जीवनी सब, तो इनमें भी स्तर है। जो विदेशी दृष्टि से देखें आप, तो ऐतिहासिक जीवनी उनको जल्दी मान्य है, फिर अर्ध ऐतिहासिक जीवन ग्रंथ और कम मान्य है, फिर ऐतिहासिक ग्रंथ ठीक है कम मान्य है, क्योंकि उसमें वो कहते हैं कि जिसने लिखा उसकी क्या, इस बात की क्या निश्चितता है, क्या गारंटी है कि जिसने जो लिखा वो सही लिखा या इत्यादि। तो ऐसी शंकाएं खड़ी होती हैं। लेकिन फिर भी ये सब माध्यम है जानने के। जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ में चाणक्य या कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, इसकी बड़ी विशेषता है, और इसके बारे में हम लोग बड़े विवरण में पढ़ेंगे। इसके बारे में पूरा विवरण, पुस्तकें उपलब्ध हैं। आप पूरी जो ये पुस्तक कहा जाता है कि ये मिलती है और पढ़ी जा सकती है, पूरी ऑनलाइन पढ़ी जा सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अब इसके बाद पीछे आते हैं जैन ग्रंथ, जैन और बौद्ध ग्रंथ। इन दोनों की ग्रंथों की, इनके पीछे एक विशेष कारण था, इन ग्रंथों को लिखने का विशेष कारण था। तो वो अपने कारण के लिए बात कर रहे थे, लेकिन बीच बीच में उस कारण से हमें उस समय की समाज या संस्कृति के बारे में पता चलता है। यही बात जैन ग्रंथ के साथ है, दोनों के साथ एक ही बात है। तो ब्राह्मणेतर साहित्य में ये सब चीजें मिलती हैं। अब इसके बाद आती है पुराण, महाकाव्य, रामायण, महाभारत, वेद, वेदांग सूत्र, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेद, ये सब ब्राह्मण साहित्य। तो ये जो सारा का सारा साहित्य है, इसमें से बहुत सारा साहित्य, अब आप सोचिए जरा, इसका एक अंदाजा लगाइए कि कैसे समस्याएं आती हैं, ठीक है। अगर हमें इस समय के लोगों की चीजों को देखना है, तो देखिए, एक ये मैं आपको चित्र दिखाता हूं। ये एक काल्पनिक एक चित्र है जो किसी वैदिक कोई संस्कृत, इसमें कोई चीज लिखी हुई है और उसका दिख रहा है। इसकी दशा देखिए आप, ये पेड़ की छाल पे बना हुआ है, और इसके, ये तो चित्र में फिर भी काफी कुछ ऊपर से चमकाया गया है, नहीं तो ये से गड्ढा हो गया, जहां गड्ढा हो गया वहां के शब्द पूरे खा गया ये।
अब आपको कैसे पता लगेगा यहाँ क्या लिखा हुआ था? ठीक है, तो ये एक चित्र है। हम लोग और दूसरा कोई चित्र देखें अगर, देखिए ये जैसे ये देखिए चित्र एक है, ये जो यूनानी यात्री आए थे मैगस्थनीज, उनके एक इंडिका का चित्र है ये, तो इसका भी वही हाल है। फिर अगर हम और देखें तो ये देखिए, ये जो है ये वैदिक, मान लीजिए कोई किसी ने बाद में ये कागज पे लिखा हुआ है, हाथ से लिखा हुआ है या पत्र पे लिखा हुआ है। पत्र मतलब पत्ते पे, किसी पत्ते के टाइप के आकार की कोई चीज़ है उस पर लिखा हुआ है। तो ये सारी समस्याएं आती हैं। अब और हम बात करते हैं, देखिए इसमें ये चित्र एक है, ये बौद्ध स्तूप का चित्र है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये सब चित्रकारी बनाई हुई है, विभिन्न प्रकार की चित्रकारी बनाई हुई है। और इसमें इसके अतिरिक्त एक और भी बात है, ये कैसी महीन महीन छोटी बिल्कुल बारीक चीज़ें बनाई हुई हैं, कैसे कैसे बनाई हुई हैं। तो ये जिन्होंने बनाई होगी, और ये बहुत बड़ा है, छोटी जगह नहीं है, इतनी बड़ी जगह है, तो उस समय इसको कैसे उन्होंने पत्थर रखे होंगे, कैसे पत्थर को काटा होगा, कैसे पत्थर को बारीकी से काटा होगा, कैसे हाथी इत्यादि को ला के बड़े बड़े पत्थरों को चढ़ाया हुआ, कैसे लोगों ने, उनके पास तो क्रेन तो थी नहीं तब, तो कैसे उन्होंने चढ़ चढ़ के एक के ऊपर पत्थर लगाए होंगे, फिर कैसे इस पूरा काटा होगा, कितने लोग लगे होंगे, और किन लोगों ने किया होगा, उनको पैसे कैसे मिलते होंगे, बनाने वाले कारीगरों का जीवन कैसा होगा, और कौन लोग होंगे, राजा या धनी लोग, जिन्होंने इतना पैसा खर्च किया होगा सब बनाने के लिए। तो ये सारी समस्याएं आती हैं। तो हम लोग अभी जो देख रहे थे वो देख रहे थे कि वैदिक ग्रंथों की स्थिति क्या होती है, या उनकी उनकी दशा क्या होगी और उससे कैसे अंदाजा लगेगा। तो मैंने ये चित्र आपको इसलिए दिखाया है जिससे आपको समझ में आए कि इन सब चीज़ों में समस्या क्या है। तो अब ये सारे चित्र देखने के बाद आपको एक बात समझ में आएगी कि भाई उस समय के लोग, अगर उन्होंने बहुत बहुत प्रयास किए होंगे अपनी इतिहास को बनाए रखने के, कैसे बनाओगे? गर्मी है, नमी है, और उसमें ये सारे जो चित्र जैसे मैंने दिखाया आपको, ये देखिए पूरे गल गए, कीड़े खा गए, है ना। इसमें देखिए कीड़े खा गए, पूरे कीड़े खा गए या गल गए या दीमक खा गई, ऐसी बहुत सारी चीजें हुई। तो उन्होंने जब बहुत प्रकार से संभालने की कोशिश की होगी। तो और एक और भी बात है, हमारा साहित्य तो जो है बहुत पुराना है, इतना पुराना है कि उसके बारे में अभी ठीक ठीक से लोग यही आपस में मानते नहीं हैं कि कब का है। जैसे क्या होता है, वैदिक साहित्य के लिए लोग बोल देते हैं कि 1500 बीसी, यानी कि ईसा पूर्व, या 2000 ईसा पूर्व, या 500 ईसा पूर्व में ऐसा कभी बना होगा। वो सब अनुमान लगाते हैं, किसी को ठीक से नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि वो कहते हैं अब ये बात 500 ईसा पूर्व में 500-600 तक तो समझ में आता है, क्योंकि तब बौद्ध और जैन है। पर उसके पीछे के कालखंड में समय में होने वाली चीजों के बारे में समय का अनुमान लगाना बड़ा कठिन है। वो 1000 वर्ष पहले है कि 10,000 वर्ष पहले है, ठीक ठीक गणना नहीं कह सकती। जैसे अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि सेल्फी अगर आपने ली है तो वो 2008 के बाद का होना चाहिए, 2008 से पहले का सेल्फी की संभावना नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से जितना बिल्कुल, अब ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, सब लोग मान जाएंगे, अभी मान जाएंगे। 1000 साल के बाद, 10,000 साल के बाद भी मान जाएंगे क्या इस बात को? पता नहीं। तब तक हो सकता है ये जो सारी जो जानकारी वापस में गड़बड़ हो जाए, लोगों को ये ना पता रहे ठीक से कि 2008 में हुआ था, कि 2108 में हुआ था, कि 2208 में हुआ था, कि 1908 में हुआ था। तो हो सकता है तब ऐसी इन चीज़ों के बीच में असमंजस की स्थिति, दुविधा पैदा हो कि पता नहीं लगे कि क्या सही हो क्या गड़बड़ है। तो मैं ये सारे बताने के पीछे आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सोच कर देखिए, हमारे पूर्वज जिन्होंने ग्रंथ ये सब लिखे, ये जो जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं, ये सारे मुंह से बोल बोलकर एक के बाद एक परिवार, कुछ परिवार के लोग या उनके संततियां या उस कुनबे के लोग या उस, और ये बात केवल भारत के
उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में नहीं लिखती, पूरे पूरे भारत में है। ऐसे ऐसे परिवार रहे हैं जिनका काम ये क्या या काम है कि कोई एक वेद या कोई एक ऋचा या कोई एक धारा को पकड़ के उसको रटो, उसको कंठस्थ करो और अपने बच्चों को सिखाओ। फिर बच्चे आपके बच्चों को सिखाएंगे, फिर बच्चे उनके आपके बच्चों को सिखाएंगे। तो सारा का सारा कार्यक्रम बोल बोल के एक दूसरे को सिखाया गया। इसीलिए हमारे यहाँ का साहित्य जो है उसको वाङ्मय कहते हैं। वाङ्मय मतलब वाक, वांग जो शब्द है वो वाक से बना है, और वाङ्मय मतलब वाकमय, मतलब बोली से बना हुआ है, बोल बोल कर चला आगे। तो हम लोग इस बात तक क्यों पहुंचे? हम लोग इसलिए पहुंचे क्योंकि जैसे हमने देखा कि भाई अगर किसी ने इस तरीके का चित्र बनाया हुआ, कौन सा वाला, देखिए ये वाला चित्र बनाया हुआ, ये वाला चित्र सामान है, तो इसमें भी जानकारी की कोई गारंटी नहीं है कि सब कुछ क्या क्या लिखा हुआ था। कुछ ना कुछ आपको अनुमान लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार इस चित्र में भी कोई पता नहीं है कि कुछ अनुमान लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर हम इस चित्र को देखें, देखिए ये वाला, तो इसमें भी अंदाजा लगाना पड़ेगा। इसमें फिर भी पत्थर है तो कुछ कुछ अंदाजा लग सकता है कि भाई कब का बना हुआ है ये। लेकिन और चीजों में देखिए, और मैं दिखाता हूं आपको। अब ये है उस समय का कौन सा, जो वो मोहनजोदड़ो की जगह की थी, वहां की सभ्यता का। तो ये सब सामान वहां से खोद कर ढूंढने से निकालने से मिला है, पर जहां से निकाला गया है वहां पर भी दबा हुआ है, और जहां दबा हुआ है वहां पर उस जगह का वातावरण बहुत शुष्क था, इसलिए बचा रह गया, नहीं तो कुछ भी बचना संभव नहीं है। और ये चित्र में जितना साफ दिख रहा है उतना साफ है नहीं, क्योंकि क्या होता है ये सब झिरे हुए होते हैं, पूरी ऐसे टूटे टूटे निकलते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आपको समझना ये है इस पूरे प्रश्न के उत्तर में कि मैंने आपको समझाया कि 3 चीजें समझाई। पहली चीज तो ये समझाई कि पुरातात्विक स्रोत, दूसरी चीज समझाई विदेशी यात्रियों का विवरण, और तीसरी चीज समझाई साहित्यिक स्रोत। और उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया, जिससे आपको ये समझ में आए कि हर प्रकार के जो विधि है उसमें क्या समस्याएं होती हैं, या उसके पीछे क्या क्या क्या, क्या कैसी परिस्थितियां रही होंगी। तो इस प्रश्न के उत्तर में हमने इसके लिए बहुत समय लिया, लेकिन उसमें ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाती हैं, ये सारी चीजें आपको बाद में याद आ जाएंगी, रह जाएंगी। तो अगर आप इस वीडियो या ऑडियो जो भी आपको अच्छा लगता हो, इसमें वीडियो देखने की जरूरत उतनी ज़्यादा संभवतः नहीं है, सुनने से भी काम चलेगा। आप इसको 2-3-4 बार सुनिए, फिर सोचिए कि इनमें से क्या क्या चीज़ें आपको याद रहती हैं, स्वतः याद रहती हैं, अपने आप याद रहती हैं। और अगर आपको याद रह जाएंगी तो फिर आप आगे जो है उसके बारे में ये सोच सकते हैं कि ये जो जानकारी है इससे आप परीक्षा में जो भी प्रश्न उत्तर आने वाले हैं, या अभी तो महाविद्यालय या विद्यालय की परीक्षा की बात हो रही है, पर आगे चल के इसी से नौकरी करने के लिए, तो मेरी सोच ये है कि आपको सामग्री इतनी अच्छी से समझ में आ जानी चाहिए कि आपके साथ जीवन भर रहे। आपसे कोई 40-50 साल बाद भी पूछे तो आपको पता रहे, याद रहे कि भाई अच्छा ऐसी बात हुई थी, ताकि आपको, और ये सहज होना चाहिए, आराम से होना चाहिए, इसके लिए बड़ी कष्ट नहीं उठानी चाहिए, बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़नी चाहिए, बल्कि आनंद के साथ सारा काम होना चाहिए, मजे के साथ पूरा काम होना चाहिए। तो अब मैं यहीं रुकता हूं, अगले सत्र में हम अगले प्रश्न को लेकर मिलेंगे, तब देखेंगे कि आगे इस बारे में क्या बातचीत और की जाती है। तब तक के लिए, अब अगले सत्र तक के लिए विदा लेता हूं आपसे।